कहाँ से आ गया? तो डेंगू वाला लग रहा है। डर लग गया। चलो, तो कार्बन रिडक्शन मेथड को हमने डिस्कस किया था। उसमें इलिंगम डायग्राम का डिस्कशन आया था। और फिर कुछ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया था इलिंगम डायग्राम पे बेस्ड। और अब इसके बाद आप देखो ये डिस्कशन है, नोट में देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ये कार्बन रिडक्शन मेथड की बेसिकली लिमिटेशन बता रहे हैं यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक कैल्शियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड बाय कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक है, अगर कैल्शियम है, ठीक है, अगर हम कैल्शियम को कंसीडर कर रहे हैं तो कैल्शियम को कार्बन रिडक्शन मेथड के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्या प्रॉब्लम है वो यहां पे बता रहे हैं। सिंस ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। तो भाई आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑक्साइड जितना स्टेबल होगा उसका रिडक्शन उतना डिफिकल्ट होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल है। इनफैक्ट कैल्शियम ऑक्साइड को रिफ्रैक्टरी मटेरियल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। समझ आया कि नहीं? ये बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। अरे क्या पूछ रहे भाई? माइक अनम्यूट करके पूछो। अच्छा अच्छा, दीक्षांत। यस सर। लास्ट लेक्चर तो बेटा नहीं मिलेगा। पिछले साल का दे देना सर। लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बेटा, मेरे आसपास ही बढ़ रहा था ये। रुक जाओ जरा, जरा एक मच्छर की व्यवस्था कर दूं पहले। दीक्षांत, लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बेटा। और तुम्हारा बैड लक है, पिछले साल का भी लेक्चर अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर भी यही कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, पता नहीं किस वजह से। और कल भी ऐसा हो गया जो है कि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो अब तो तुम्हें नोट से मैनेज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा हादसा हो गया। हाँ हाँ, तो यहाँ आकर के जब चला गया तो फिर गड़बड़ तो होना ही था ना। तो एक बार फिर से देखो, बोला है कि जो मेटल्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनके ऑक्साइड्स हाईली थर्मली स्टेबल होंगे। और अगर उनके ऑक्साइड्स हाईली थर्मली स्टेबल होंगे तो जब कार्बन रिडक्शन मेथड उनके लिए यूज करोगे तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन होगा। और जब हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन कराता है तो या तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है या कार्बाइड बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, दो चीजें ऑब्जर्व होती हैं, या तो कार्बाइड फॉर्मेशन हो जाता है जो हाईली थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, या जो है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने से जो मेटल की यील्ड है वो पुअर होती है। इसीलिए स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड सुटेबल नहीं है। ठीक है, कार्बन रिडक्शन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड।
तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड को कंसीडर किया, कैल्शियम ऑक्साइड को जब कोक के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो देखो बन रहा है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको तो कैल्शियम बनाना था, बना क्या यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड बना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन रिडक्शन मेथड सुटेबल नहीं है। बोले समटाइम्स इन कार्बन रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग कूलिंग of products, during cooling of products, reformation of oxide and carbon takes place as reaction is reversible। जैसे ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको कोक के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बट ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन वापस ले लेगा, तो इस वजह से रिडक्शन यहां पे इफेक्टिव नहीं है। तो दो वजह से स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड सुटेबल नहीं है कि कार्बाइड फॉर्मेशन हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, और दूसरी वजह क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो इससे मेटल की यील्ड पुअर होती है। अब आगे देखो, बोले इन कार्बन रिडक्शन मेथड वीकली नहीं हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। In carbon reduction method, usually high temperature is required, which necessitates the use of blast furnace, where process becomes expensive। ठीक है, तो हम blast furnace को यूज करते हैं जहां पे जो रिडक्शन प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल लॉस होता है, तो फ्यूल लॉस होने की वजह से बहुत इफेक्टिव नहीं रहता ये जो है कार्बन रिडक्शन मेथड, अगर हम यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो एक बार फिर से देखो इस पॉइंट को, इन कार्बन रिडक्शन मेथड यूजुअली हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड व्हिच नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस वेयर प्रोसेस बिकम्स एक्सपेंसिव। अब रिडक्शन बाय अनदर मेटल, अब देखो वैसे तो ये बोला गया कि भाई कार्बन जो है सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट, चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसके थ्रू जब हम मेटल का रिडक्शन कराते हैं, मतलब मेटल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि यूज हमेशा किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस, और ब्लास्ट फर्नेस को अगर देखा जाए तो ब्लास्ट फर्नेस एक बहुत बड़ा टावर होता है, मतलब जो है अगर हम ब्लास्ट फर्नेस की हाइट को देखें तो लगभग जो है वो 40 से 50 मीटर हाइट का टावर होता है, 50 मीटर हाइट होती है उसकी। ठीक है, अब उसमें जो है जो फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से फ्यूल लॉस होता है, उसको ऑपरेट करना भी जो है मतलब वो कॉस्टली है, तो इस वजह से ये मेथड एक्सपेंसिव हो जाता है। भले रिड्यूसिंग एजेंट सस्ता है लेकिन ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एक्सपेंसिव। रिडक्शन बाय अनदर मेटल, तो अब मेटल टू मेटल रिडक्शन को कंसीडर करें। बोले दिस प्रोसेस इज यूज्ड वेयर द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कार्बन रिडक्शन मेथड इज वेरी हाई। तो मेटल टू मेटल रिडक्शन कब यूज करते हैं, जब कार्बन रिडक्शन मेथड में बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है तो मेटल टू मेटल रिडक्शन मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस फैक्ट certain metal oxide cannot be reduced by carbon because their delta GF naught are highly negative होगा या highly positive होगा, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, हाईली नेगेटिव सही है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन की बात करें, मेटल से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन को अगर कंसीडर करें तो डेल्टा जीएफ नॉट हाईली नेगेटिव है, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल का जब फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा जीएफ नॉट हाईली पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है ना? यस सर। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड वेयर द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कार्बन रिडक्शन मेथड इज वेरी हाई। पहले तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये कब यूज होगा, जब कार्बन रिडक्शन मेथड हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रहा होगा। तो बोले कि ड्यू टू दिस फैक्ट सर्टेन मेटल ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बिकॉज देयर डेल्टा जीएफ नॉट आर हाईली नेगेटिव।
बोले फॉर रिडक्शन ऑफ सच मेटल ऑक्साइड थर्माइट रिडक्शन मेथड, थर्माइट रिडक्शन मेथड, ये नेम इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम यूज करते हैं थर्माइट रिडक्शन मेथड। थर्माइट रिडक्शन मेथड में क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, फॉर रिडक्शन ऑफ सच मेटल ऑक्साइड थर्माइट रिडक्शन मेथड बाय यूजिंग एल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज। तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट। The process of reduction of metal oxide into metal with the help of aluminum powder is called Gold-Schmidt-Aluminothermite process. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Gold-Schmidt-Aluminothermite process, Gold-Schmidt-Aluminothermite process। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे Fe2O3 सॉलिड है, Fe2O3 सॉलिड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ ट्रीट करते, एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट कर। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, इसलिए एल्युमिनियम जो है वो फेरिक ऑक्साइड से आयरन को रिड्यूस कर देगा। क्लियर? तो आयरन प्लस Al2O3 बन गया। इसी तरीके से Mn3O4 है प्लस एल्युमिनियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीज प्लस Al2O3। ऐसे देखो TiO2 है प्लस एल्युमिनियम गेट्स टाइटेनियम प्लस Al2O3। ठीक है, ऐसे ही आप देखो Cr2O3 को कंसीडर किया प्लस एल्युमिनियम गिव्स क्रोमियम प्लस Al2O3। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Gold-Schmidt-Aluminothermite प्रोसेस। कब यूज होगा ये प्रोसेस, जब कार्बन रिडक्शन मेथड हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होगा। जब कार्बन रिडक्शन मेथड हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होगा तो वहां पे हम मेटल रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं। और मेटल रिडक्शन मेथड में सबसे कॉमन कौन है, Gold-Schmidt-Aluminothermite प्रोसेस, जिसमें एल्युमिनियम पाउडर को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑब्वियसली जिन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन आप कराओगे वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए इन कंपेयर टू एल्युमिनियम। समझा है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखा जाए तो वो मेटल एल्युमिनियम से नीचे लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन अगर कराना है तो फिर Gold-Schmidt-Aluminothermite प्रोसेस सुटेबल नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, सोडियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात क्लियर हो गई। बोला जा रहा है कि जिन मेटल, जैसे आप इसको ऐसे देखो, जैसे आपने एक मेटल को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, अब मेटल आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक, अब इसके लिए डेल्टा GF0 को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन है ना, तो डेल्टा GF0 जो है इसके लिए नेगेटिव है, रिवर्स रिएक्शन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वो तो सर आपने बोला था कि नॉर्मली भी पॉजिटिव होगा। हाँ, तो अगर ये हाईली नेगेटिव है तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए वो हाईली पॉजिटिव होगा। इसका मतलब रिएक्शन इज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में? तो जब हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो उसको तो एक्सट्रीम कंडीशन में आप परफॉर्म करोगे। एक्सट्रीम कंडीशन में बात आती है कि टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा रखना होगा। अगर से ज्यादा पॉजिटिव ना हो तो कार्बन रिडक्शन हाँ, फिर यूज कर सकते, फिर यूज कर सकते। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट PDF पे जो मैंने आज जो है शेयर किया।
अब देखो यहां पे इसी से रिलेटेड थर्माइट प्रोसेस से रिलेटेड है, बोला कि रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल ज्वाइंट्स। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन जो Fe2O3 वाली है, समझ में आया कि नहीं? Fe2O3 plus 2 एल्यूमिनियम gives 2 आयरन plus Al2O3 सॉलिड। ये वाली जो रिएक्शन है इसको याद देखो लिखा हुआ है रिएक्शन 1। क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन 1। ठीक है, तो रिएक्शन 1 मतलब उस सीक्वेंस में जो रिएक्शन 1 है उसको देखो। तो रिएक्शन 1 के बारे में क्या बोल रहे हैं? इसको यूज किया जाता है रिएक्शन 1 को। रिएक्शन 1 को किस लिए यूज कर रहे हैं? रेल ज्वाइंट्स में अगर क्रैक आ जाता है तो उसको वेल्ड करने के लिए। इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल ज्वाइंट्स एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। तो इसको थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। शायद ये इंफॉर्मेशन आप 10th के एनसीईआरटी में है ना? मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है। ठीक है, तो थर्माइट वेल्डिंग। अब बोले इन दिस प्रोसेस मैग्नीशियम रिबन इज इग्नाइटेड। तो यहां पे क्या यूज किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को यूज करते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं सबसे पहले। इन दिस प्रोसेस मैग्नीशियम रिबन इज इग्नाइटेड एंड इट carries the fire for the ignition mixture which burns to provide the activation energy required for thermite reaction। तो क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है और उसके साथ ये बेरियम परऑक्साइड है, BaO2। क्या उसके साथ? बेरियम परऑक्साइड या KClO3। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये KClO3 और BaO2 जो है ना, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे भी परऑक्साइड तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहां पे क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और बेरियम परऑक्साइड जो है वो बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। KClO3 है तो वो KCl में कन्वर्ट होता है। समझ आ रहा है? ढेर सारी हीट रिलीज होती है। ये हीट क्या करती है? जो थर्माइट रिएक्शन मतलब ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर के बीच में जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। समझ आया कि नहीं? एक तरीके से ये जो हीट है वो उस रिएक्शन को एक्टिवेट करती है, थर्माइट रिएक्शन को एक्टिवेट करती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को इग्निशन पाउडर बोलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज इग्निशन पाउडर। तो इग्निशन पाउडर क्या है? मैग्नीशियम प्लस बेरियम परऑक्साइड या मैग्नीशियम प्लस KClO3, इसको बोलते हैं इग्निशन पाउडर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोले कि इन मेटल रिडक्शन सोडियम और मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम और मैग्नीशियम जैसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन थर्माइट रिएक्शन जो है, थर्माइट रिएक्शन में हमेशा एल्युमिनियम ही यूज किया जाएगा एज ए रिड्यूसिंग। तो जैसे ये देखो बोला है कि B2 इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया तो यहां पे बोरॉन प्रोड्यूस हो गया प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बोरॉन ऑक्साइड से बोरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा रहा है या सोडियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा रहा है। बोरॉन तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल है मतलब ये आप बोल सकते हो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं? तो अब सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल तो उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते। ठीक है, अब देखो बोला इन सर्टेन केसेस वेयर द ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल टू रिड्यूस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस
दे आर हैलाइड्स। अगर किसी मेटल का ऑक्साइड बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल है तो फिर हम उसका हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, अगर ऑक्साइड बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसके ऑक्साइड को हैलाइड में कन्वर्ट करके और फिर वह हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये TiCl4 को यूज किया जा रहा है, इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बन जाता है टाइटेनियम प्लस MgCl2। इसको बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस। ये नेम इंपॉर्टेंट है, क्रोल्स प्रोसेस, याद रखना है आपको, ये भी पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्रोल्स प्रोसेस। अब उसमें रिएक्शन गिवन होगी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो TiCl4 को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया तो टाइटेनियम प्लस MgCl2 बन गया, ये क्रोल्स प्रोसेस। इसी तरीके से देखो TiCl4 को सोडियम से ट्रीट किया तो टाइटेनियम प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको IMI प्रोसेस बोलते हैं, IMI। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। यहां पे देखो MgCl2 बना है और यहाँ पे NaCl बना है, तो बोला सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस द रिड्यूस्ड मेटल कैन बी वास्ट एंड देयरफॉर इट बिकम्स फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो अब हम क्या करेंगे, टाइटेनियम प्लस MgCl2 है, अब क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये MgCl2 जो बना वो तो डिसॉल्व हो गया, टाइटेनियम डिसॉल्व नहीं हुआ, अलग हो गया। ऐसे सेकंड केस में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, टाइटेनियम अलग हो जाएगा, टाइटेनियम जो है वो सॉल्युबल नहीं। तो क्रोल्स प्रोसेस क्या है, अगर हम TiCl4 को मैग्नीशियम के साथ रिड्यूस करते हैं तो क्रोल्स प्रोसेस है, और IMI प्रोसेस क्या है, सोडियम के साथ अगर रिड्यूस करते हैं तो IMI प्रोसेस है। तो ये मेटल रिडक्शन मेथड है। तो मेटल रिडक्शन मेथड में 3 नेम आए हैं, कौन कौन से, एक तो गोल्ड सिमेंट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस है, क्रोल्स प्रोसेस है, IMI प्रोसेस है। क्रोल्स प्रोसेस और IMI प्रोसेस को हम टाइटेनियम के रिडक्शन के लिए यूज करें। ठीक है, मैग्नीशियम यूज किया गया TiCl4 को रिड्यूस करने के लिए तो क्रोल्स प्रोसेस, सोडियम यूज किया गया तो IMI प्रोसेस। अब आप देखो हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, पहले हमने कार्बन रिडक्शन मेथड पढ़ा, फिर मेटल रिडक्शन मेथड पढ़ा, अब हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड को पढ़ रहे हैं। तो देखो बोला है ऑल्दो हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल्दो हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, still it is not frequently used due to problem of its storage। हाइड्रोजन को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है ना, अरे 11th में पढ़ा है हाइड्रोजन इकोनॉमी, पढ़ा है ना हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए आपको बहुत ही हैवी सिलेंडर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत थोड़ा अमाउंट ही स्टोर कर पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है, तो थोड़ा आप आवाज तो नहीं होगी, थोड़ी सी 2 मिनट तक 5 मिनट तक काम होगा, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी आप नीचे वो कर लीजिए। नहीं सिर्फ ये लास्ट। अच्छा, बस ये लास्ट ही है। तो बेटा थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा यहाँ पे, 5 मिनट का डिस्टरबेंस है। नहीं अभी आप कंटिन्यू करिए, मेरे को लगेगा 2-3 मिनट रेडी कर देता हूं साथ-साथ। ठीक ठीक ठीक। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वैसे तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसको उसके स्टोरेज को लेकर के प्रॉब्लम। ठीक है, और बोले कि एज वेल एज इन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज को लेकर के भी प्रॉब्लम है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम है, एज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। क्लियर?
तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन इट्स स्टोरेज एज वेल एज इन इट्स ट्रांसपोर्टेशन इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो अब जैसे देखो यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया तो मोलिब्डेनम और H2O बन गया। टंगस्टन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया तो टंगस्टन और H2O बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड को हम यूज कर रहे हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता क्योंकि हाइड्रोजन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है। अब बात आती है थर्मल रिडक्शन मेथड की। पहले भी आप पढ़ चुके हो थर्मल रिडक्शन मेथड के बारे में। बोले दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल ऑक्साइड्स which are unstable at moderately high temperature, which are unstable at moderately high temperature। ठीक है, metals lying below copper in electrochemical series can be reduced by this method। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे जो मेटल्स लाई करते हैं उनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए थर्मल रिडक्शन मेथड को यूज किया जाता है, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उनका ऑक्साइड लेस थर्मली स्टेबल है, तो थोड़ा हीट करने पे वो ऑक्सीजन अलग कर देते, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है और मेटल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे HgO है, अब HgO को हमने हीट किया तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन बन गया। इसी तरीके से Ag2 है, हीट करने पे सिल्वर प्लस ऑक्सीजन बन गया। ऐसे ये देखो प्लेटिनम ऑक्साइड है, प्लेटिनम प्लस ऑक्सीजन बन गया। तो यही वजह है कि ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। PTO2 इसको एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। PTO2 को एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम को यूज किया जाता है। तो अब आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइन जो है सीधे एल्केन बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि एल्काइन से एल्कीन बनाया जाए तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वो जो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट है इनकी पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, इनकी पॉइजनिंग से जो कैटलिस्ट जो बनता है उस कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। जैसे पैलेडियम की पॉइजनिंग से बनता है लिंडलास कैटलिस्ट जो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए यूज होता है। ऐसे निकिल की पॉइजनिंग से कैटलिस्ट बनता है P2 कैटलिस्ट, उसको यूज करते हैं। तो कितना टाइम, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट का डिस्टरबेंस है, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं। ठीक है, आप जो है तब तक आगे पढ़ते रहो।
तो ये PtO2 इसको क्या बोलते हैं? एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट। तो अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये सीधे ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ऐसे Ag2O भी हीट करने पे ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, HgO भी हीट करने पे ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब देखो इसके बाद बात आती है ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन मेथड। ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो अब इसमें देखो बोल रहे हैं ओर्स ऑफ सर्टेन मेटल लाइक लेड, मर्करी, सिल्वर, एंटीमनी, कॉपर एटसेट्रा। ये सब देखो, ये सब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। ठीक है, लेड, मर्करी, सिल्वर, एंटीमनी, कॉपर एटसेट्रा कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट द यूज ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले देयर सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट पार्शियली रोस्टेड सो दैट सम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। वो सल्फाइड से क्या बन जाए? ऑक्साइड बन जाए। This oxide is now reduced by the remaining sulfide ore. ठीक है, remaining in formation of resulting in formation of metal. Resulting in formation of metal. Resulting in formation of metal. जैसे Cu2s है तो पहले ये पार्शियली Cu2O बन गया, फिर ये Cu2O अनरिएक्टेड Cu2s से कंबाइन करके कॉपर और SO2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे PbS है, पहले ये PbO में कन्वर्ट हुआ, फिर ये PbO अनरिएक्टेड PbS के साथ कंबाइन करके लेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बोला ड्यूरिंग सेल्फ रिडक्शन फॉलोइंग साइड रिएक्शंस में आल्सो टेक्स प्लेस। तो सेल्फ रिडक्शन के मीन टाइम ये साइड रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे PbS है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके PbSO4 बना लेता है। ठीक है, फिर ये PbSO4 जो है PbS के साथ कंबाइन करके लेड और SO2 है। ये भी क्या एयर रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हुआ बल्कि सल्फेट में कन्वर्ट। ठीक है, फिर सल्फेट से अनरिएक्टेड PbS से कंबाइन करके लेड में कन्वर्ट। फिर आपने बोला सर सल्फेट हाई SO2 कंसंट्रेशन में बनेगा, टेंपरेचर हाँ ठीक है, वो तो अभी भी बोल रहा हूँ। जब SO2 कंसंट्रेशन हाई होता है तो उस कंडीशन में सल्फेट बनता है। टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए और SO2 कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। सल्फाइड से बनेगा सर? हाँ, सल्फाइड से बनेगा। भाई SO2 तो वहां बन ही रहा है ना। तो अगर SO2 का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, SO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, इस केस में बन सकता है SO2 से रिएक्ट करके? नहीं, SO2 से रिएक्ट नहीं करता है। बेसिकली SO2 कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। SO2 एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है सल्फेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आप देखो ये तो बात हो गई ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन की। इसके बाद फिर ये लास्ट केस है, नहीं लास्ट केस नहीं, अभी एक और केस होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। तो हाइड्रोमेटलर्जी को कंसीडर करें। हाइड्रोमेटलर्जी तो हमने कार्बन रिडक्शन मेथड पढ़ा, मेटल रिडक्शन पढ़ा, हाइड्रोजन रिडक्शन पढ़ा, थर्मल रिडक्शन पढ़ा, सेल्फ रिडक्शन पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या है बोल रहा है? इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रीटमेंट ऑफ ओर बाय सुटेबल रिएजेंट टू ब्रिंग द मेटल इनटू सॉल्यूशन।
to bring the metal into solution. तो क्या है? It is a process involving treatment of ore by suitable reagent to bring the metal into solution. हमें क्या करना है? मेटल को कहां लाना है? सोल्यूशन में लाना। ठीक है, सोल्यूशन में लाना है। फिर आगे बोला दिस इज फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय यूज ऑफ प्रॉपर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, बाय यूज ऑफ प्रॉपर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दिस मेथड फ्यूल कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। इस मेथड में क्या है? फ्यूल कॉस्ट नेग्लिजिबल बिकॉज the reduction process takes place at or slightly above room temperature. जो रिडक्शन प्रोसेस है वो या तो रूम टेम्परेचर पे होता है या रूम टेम्परेचर से थोड़ा हायर टेम्परेचर पे होता है, तो इसलिए हमें फ्यूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर प्रेसिपिटेटेड बाय दिस मेथड एज फॉलोज। किसके लिए यूज हो रहा है? सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए और कॉपर। सर ये नेटिव ओर्स के लिए यूज हो रहा है, नेटिव ओर्स के लिए भी यूज होता है और अगर मतलब जो कंबाइंड फॉर्म में भी अगर एग्जिस्ट करा तो वहां भी यूज करते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वहां से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब गोल्ड है तो गोल्ड का नेटिव ओर होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, तो वहां से भी गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सर फिर पायरो से कैसा अलग हो गया सर? किससे? पायरोमेटलर्जी से। भाई फायर का मतलब होता है फायर, वहां तो हीट होगी सर, एक तो वहां फायर का मतलब हीटिंग कर रहे हैं, Yes, sir. यहाँ पे हीटिंग नहीं करते, यहाँ पे रिएक्शन सोल्यूशन में होती है। जैसे एक्वा सोल्यूशन है तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन होती है। तो अब जैसे देखो बोला है मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये हाइड्रोमेटलर्जी का एग्जांपल है। मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। इसको मैंने कंसंट्रेशन मेथड में भी यूज किया, डिस्कस किया था, लीचिंग में, केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर को सोडियम साइनाइड से ट्रीट किया, सिल्वर नेटिव ओर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब सिल्वर नगेट्स भी आपको मिल सकता है। तो सिल्वर को सोडियम साइनाइड के साथ H2O की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन ट्रीट किया, एयर और ऑक्सीजन ट्रीट किया, तो यहां से क्या बन गया? NaAgCN ट्वाइस। क्या बन गया? NaAgCN ट्वाइस प्लस NaOH। फिर क्या? ये जो NaAgCN ट्वाइस है उसको पाउडर्ड जिंक के साथ ट्रीट करते, तो जिंक क्या करेगा? सिल्वर को कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस कर देगा, तो सिल्वर डिस्प्लेस हो गया और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आ गया? जिंक आ गया। इसी तरीके से सिल्वर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, Ag2S के फॉर्म में। अब Ag2S को हमने सोडियम साइनाइड और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे NaAgCN ट्वाइस और Na2SO4 बन गया। और फिर ये NaAgCN ट्वाइस को पाउडर जिंक के साथ ट्रीट करके हमने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये रिएक्शंस कहां हो रही है? इन सोल्यूशन, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके देखो गोल्ड है, तो गोल्ड को NaCN के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड O2, तो यहाँ पे गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बन गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इस कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ? इस कॉम्प्लेक्स को जिंक पाउडर से ट्रीट किया, तो जिंक पाउडर से ट्रीट करने पे यहाँ पे गोल्ड डिस्प्लेस हो। ठीक है, Yes, sir. अब आप बोलोगे कि भाई इसमें हुआ क्या? तो इसमें इस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज थी ओर के अंदर, वो इम्प्योरिटीज भी रिमूव, सिर्फ ये जो मेटल है सिल्वर और गोल्ड वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ Hydrometallurgy. हाइड्रोमेटल। अब जैसे देखो कॉपर के लिए भी हाइड्रोमेटलर्जी को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है
obtained by calcination of carbonates ore or roasting of sulfide ore are leased by H2SO4 as follows. तो क्या है, जैसे कॉपर का ओर है, तो कॉपर का ओर क्या हो सकता है, सल्फाइड ओर भी हो सकता है और कार्बोनेट ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर भी हो सकता है और कार्बोनेट ओर भी हो सकता है। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्साइनेशन करा देंगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करा देंगे, तो उससे क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड जो कि बेसिक है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाइजेस्ट कराते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड उसको डिसॉल्व कर लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होकर के वो कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, कैसे, जिंक, पाउडर जिंक को ऐड कर दिया तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया? तो ये हाइड्रोमेटलर्जिकल रिएक्शन सबको क्लियर हो गई बेटा? एक बार फटाफट फटाफट सारे नेम बोल दो। रिडक्शन मेथड में क्या क्या पढ़ा? कार्बन रिडक्शन मेथड को स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको? ठीक, फिर मेटल रिडक्शन मेथड, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, थर्मल रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड, हाइड्रोमेटलर्जी, और अब ये अमलगमेशन मेथड और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अमलगमेशन मेथड। अब ये अमलगमेशन मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसको रिडक्शन मेथड में कंसीडर किया जाए या इसको प्योरिफिकेशन मेथड में, मतलब रिफाइनिंग मेथड में कंसीडर किया जाए। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है। अमलगमेशन मेथड तो बोल रहा है कि ये देखो लिखा भी हुआ है, रिडक्शन प्लस प्योरिफिकेशन मेथड, दोनों है। तो रिडक्शन भी है और प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग। बोले दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर व्हेन their powdered ore is treated with mercury. When their powdered ore is treated with mercury, amalgam is produced. क्या बन जाता है? अमलगम प्रोड्यूस हो जाता है। फाइनली द मेटल इज रिकवर्ड फ्रॉम अमलगम थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो पाउडर्ड ओर है उसको मरकरी के साथ ट्रीट किया, तो वहां पे जो मेटल है वो मेटल मरकरी के साथ अमलगम बना लेगा। और फिर अमलगम को जब हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, डिस्टिल करते हैं, तो मरकरी वेपर्स रिमूव हो जाते हैं और मेटल, प्योर मेटल मिल जाता है। समझ आया? तो ये प्योरिफिकेशन मेथड भी है और रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन मेथड्स को कंसीडर करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? कार्बन रिडक्शन मेथड, फिर हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक, उसके बाद मेटल रिडक्शन मेथड में वो जो गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बोले कि द ऑक्साइड ऑफ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। इनके लिए कार्बन रिडक्शन मेथड सुटेबल नहीं है, इनके लिए मेटल रिडक्शन मेथड सुटेबल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी इनके लिए सुटेबल नहीं है।
तो फिर अब इनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड को यूज किया जाता है। तो किसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड को यूज किया जाता है? फॉर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड। ठीक है, फॉर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड. So the oxide of strongly electropositive metals such as potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, etc. are very stable to heat. Therefore, it is difficult to reduce them into metallic form by carbon reduction method. ठीक है, बोला है कि such metals are extracted by electrolytic reduction, that is by passing electricity either through their fused metals, fused melts or through aqueous solution. या तो हम उनका aqueous solution यूज करते हैं या उनका molten electrolyte यूज करते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे मेटल का रिडक्शन कैथोड पे होता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. मेटल यानी कि कैटायन, कैटायन कहां पे रिड्यूस होता है? कैथोड। Metals which have lower standard reduction potential in compared to water cannot be obtained by electrolysis. Metals which have lower standard reduction potential in compared to water cannot be obtained by electrolysis. Lower reduction potential का मतलब समझ रहे हो? ई नॉट रिडक्शन जो है वो हाईली नेगेटिव है। जिनका ई नॉट रिडक्शन हाईली नेगेटिव है मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर है। तो मेटल्स विच हैव लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपेयर टू वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि फिर वहां पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो, जबकि हमें तो मेटल प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, उनका मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो मेटल्स विच हैव लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपेयर टू वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग देयर सॉल्ट्स। ठीक है, अंडर सच कंडीशन they are electrolyzed from their fused melts. तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? उनका मेल्ट यूज करते हैं, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और उस मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जैसे देखो सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो NaCl, मॉल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो कैथोड पे सोडियम सॉलिड, एनोड पे क्लोरीन गैस, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, ये होता है ना। एनायन एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, कैटायन कैथोड पे रिड्यूस होगा। अब जैसे फ्यूज्ड NaOH है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो सोडियम कैथोड पे बन गया और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। ठीक, सिमिलरली एल्युमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मॉल्टेन एल्यूमिना। मॉल्टेन एल्यूमिना से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनमें आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। एज्यूराइट, मेलासाइट, एंजुलेसाइट, चैल्कोसाइट। एंजुलेसाइट सही है, ये सही मैच है। चैल्कोसाइट सही मैच है। ठीक है, चैल्कोसाइट Cu2S को बोलते हैं। ठीक है, मेलासाइट ये भी सही है। एज्यूराइट क्या होता है? CuOH twice dot 2CuCO3. CuOH Twice dot 2CuCO3. 2CuCO3, तो यहां उल्टा लिखा है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम कंडीशन में। Yes, sir. समझ में आया?
क्योंकि 2 जो है इधर ना होकर के इधर। Yes, sir. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब टिन है तो टिन का और क्या, कैल्सिट्राइड, जिंक, कैलामाइन, ZnCO3, ठीक है। टाइटेनियम, रूटाइल TiO2, लेड, सेरियोसाइट PbCO3। समझ में है? Yes, sir. तो नेम जो है आपको याद होना चाहिए, ZnCO3, ये SnO2, ये PbCO3 और ये TiO2। मैच द फॉलोइंग। अभी इधर प्रोसेसेस गिवन है या टर्म्स गिवन है और उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिएक्शन। जैसे कैल्साइनेशन, तो ये क्लियर है, ये कैल्साइनेशन रिएक्शन। वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो रही, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यहाँ पे हीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। रोस्टिंग, सल्फाइड है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। फ्लक्स, अब देखो इसमें फ्लक्स इन्वॉल्व है, अब कोई भी हो सकता है, एसिडिक फ्लक्स SiO2 हो सकता है अगर FeO इम्प्योरिटी है, और अगर SiO2 इम्प्योरिटी है तो FeO फ्लक्स हो सकता है। वैसे यहाँ पे SiO2 जो है वो एसिडिक फ्लक्स है और FeO इम्प्योरिटी को स्लैग आउट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्माइट रिएक्शन, तो ये क्लियर है। Yes, sir. अब बोल रहे हैं ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इससे एक आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। बोला इन गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट मिक्सचर इन्वॉल्व्ड कंटेन्स, जो थर्माइट मिक्सचर होता है वो क्या, उसका कंपोजिशन क्या होता है। बोला 8 पार्ट Fe2O3 एंड 2 पार्ट एल्यूमिनियम, 3 पार्ट Al2O3 एंड 4 पार्ट एल्यूमिनियम, 1 पार्ट Fe2O3 एंड ये 12 पार्ट है, 12 पार्ट एल्यूमिनियम, 3 पार्ट Fe2O3 एंड 1 पार्ट एल्यूमिनियम। तो ये जो है यहाँ पे सही कंपोजिशन, ये फैक्ट है, ठीक है। Fe2O3 का 3 पार्ट और एल्यूमिनियम का 1 पार्ट को यूज करते हैं थर्माइट मिक्सचर में। अगर आप रिएक्शन देखोगे ना तो रिएक्शन में क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। तो लोग जो है स्टोइकियोमेट्री के करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन चेक करने लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, Ag2S प्लस NaCN कुछ बना, क्या बना, A बना, फिर A को जिंक के साथ ट्रीट किया तो B बना। व्हाट इज A एंड B? IIT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो सिल्वर होगा, तो A जो है यहाँ पे सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड को NaAgCN ट्वाइस। क्या है कॉम्प्लेक्स? NaAgCN ट्वाइस, और फिर ये NaAgCN ट्वाइस को जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं। Yes, sir. तो B क्या बना, B बोल रहा है मेटल, तो मेटल है तो सिल्वर हो जाएगा। और अगर ये भी होता कि मेटल प्लस B, तो फिर वो जिंक वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, Na2ZnCN4, तब आप उसको टिक करते हैं। तो रिडक्शन मेथड क्लियर हो गया। Yes, sir. अब आ जाते हैं जो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन है उसका लास्ट प्रोसेस, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग। प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो बोला मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन still contain some impurities, and these impurities must be refined
रिफाइनिंग टेक्निक्स यूज्ड, ठीक है, रिफाइनिंग टेक्निक्स यूज्ड varies widely from metal to metal and it also depends upon the type of impurities present inside it. ठीक है, तो अलग अलग मेटल के रिफाइनिंग के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, बल्कि ये रिफाइनिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उस मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी, उसके अकॉर्डिंग भी रिफाइनिंग मेथड को सेलेक्ट किया जाता है. Various refining methods are broadly divided into two categories. तो ये जो रिफाइनिंग मेथड्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. एक तो फिजिकल रिफाइनिंग, ठीक है, फिजिकल रिफाइनिंग, और दूसरा केमिकल रिफाइनिंग. तो दो टाइप के रिफाइनिंग मेथड्स हैं, फिजिकल रिफाइनिंग एंड केमिकल रिफाइनिंग. अब फिजिकल रिफाइनिंग में क्या क्या आता है, बोला इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस. कौन कौन से? एक तो लिक्वेशन प्रोसेस है और स्वीटिंग, लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग. दूसरा डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फिर तीसरा जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्कूल एग्जाम के पढ़ने में से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और चौथा क्या है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड. तो ये चार मेथड्स हैं जिनको हम फिजिकल रिफाइनिंग में कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स. तो सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग को. अब आपको यह देखना है कि कौन सा रिफाइनिंग मेथड कब यूज होगा. ठीक है, ये देखना है. लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग क्या है? बोला दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ दोज मेटल्स व्हिच possess low melting point. Purification of those metals which possess low melting points in compare to impurities. अगर impurities के कंपेयर में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो लिक्वेशन मेथड को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे बता रहा है टिन है, जिंक है, लेड है, बिस्मथ है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो इनके लिए लिक्वेशन और स्वीटिंग मेथड को यूज करते हैं. अब इसमें क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल है ना उसका एक लंप कंसिडर करते हैं, एक ब्लॉक क्रूड मेटल का, जो कि हमें रिडक्शन के थ्रू मिला है, रिडक्शन मेथड के थ्रू मिला है. उसको क्या करते हैं, एक स्लोपिंग हर्थ के ऊपर रखते हैं. हर्थ मतलब सरफेस, ठीक है, जो स्लोप उसका स्लोप होता है नीचे की तरफ, स्लोपिंग हर्थ के ऊपर उस ब्लॉक को रखते हैं और फिर उस हर्थ को हीट करते हैं. तो हीट करने पे क्या होता है, वो ब्लॉक जो है वो मेल्ट करता है. कौन मेल्ट करेगा उसमें? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? मेटल का. इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मेटल मेल्ट करेगा और मेल्ट करके वो स्लोपिंग हर्थ के थ्रू नीचे फ्लो करता है. अब फिर उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, बाकी जो इंप्योरिटी है वो वहीं बच जाती है. जो इंप्योरिटी बचती है उसको ड्रॉस बोलते हैं, ड्रॉस, DROSS, वो बच जाता है. उस इंप्योरिटी के अंदर भी कुछ मेटल होता है तो उसको हम फर्दर रिकवर करते हैं. कई बार जो है ना, जो ड्रॉस होता है वो ज्यादा कीमती होता है मेटल से, क्योंकि ड्रॉस के अंदर समटाइम्स जो है कुछ प्रीसियस मेटल रह जाते हैं. और पता चला वहां पे गोल्ड और सिल्वर जो है आपको मिल गया, तो मेटल को मारो गोली, पहले जो है वो ड्रॉस को ही सबसे पहले ट्रीट कर ले. तो देखो बोल रहा है कि टिन, जिंक, लेड, बिस्मथ, एंड फॉर रिमूविंग लेड फ्रॉम जिंक, और कौन सा एलॉय है,
सिल्वर एलॉय, जिंक सिल्वर एलॉय से जिंक को रिकवर करने के लिए, लेड को रिमूव करने के लिए, जिंक सिल्वर एलॉय से लेड को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट नेम है, अभी आगे नेम आपको इसका मिलेगा, पार्क्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्क्स, PARKE, पार्क्स प्रोसेस। ठीक है, देखो बोले फॉर एग्जांपल टिन ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन, tin obtained after reduction contains impurities of iron, tungsten and SnO2। ठीक है भाई, SnO2 मतलब कुछ और रिड्यूस नहीं हो पाए, वो इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ टंगस्टन का ऑक्साइड भी था, वो भी रिड्यूस हो गया, कुछ आयरन का ऑक्साइड था, वो भी रिड्यूस हो गया, तो ये इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो टिन ऑब्टेन्ड after reduction contains impurities of iron, tungsten and SnO2. The impure metal is placed on the sloping hearth। कहां रखा उसको? स्लोपिंग हर्थ के ऊपर रखा। ठीक है, ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। कौन सा फर्नेस? पहले भी देखा था, रोस्टिंग के लिए यूज करते हैं ना इसको, कैल्साइनेशन के लिए भी यूज करते हैं। of reverberatory furnace and heated at a temperature just above the melting point of the metal। और उसको हीट कर रहे हैं just above the melting point of metal। जो मेटल जिसको आपको प्योरीफाई करना है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करता है। ठीक है, जिससे इंप्योरिटी मेल्ट ना हो, सिर्फ वो मेटल मेल्ट। ठीक है, where the pure metal melts and flows down through the sloping hearth and gets collected in the receiver at the bottom of the slope। ठीक है, वो मेटल मेल्ट करके आ रहा है और उसको नीचे रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब रिसीवर को हाथ से थोड़ी पकड़ा है, वहां मॉल्टन मेटल आ रहा है, समझ रहे हो ना? पता चला ये भी वेपराइज हो गया। The melting point of the metal where the pure metal melts and flows down through the sloping hearth and gets collected in the receiver at the bottom of the slope, the perforated block of impurities or क्या? लेटर। अच्छा, थ्रोन लेटर, तो बाद में फेंक दिया उसको। फेंकते नहीं है भाई, उसमें भी मैंने बोला ना कि काम की चीज होती है कई बार, तो इसका ध्यान रखना होता है कि इंप्योरिटी कौन सी है। तो लिक्वेशन और स्वीटिंग क्लियर हो गया? कब यूज किया जाएगा? जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम होगा और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। दोनों बातें। जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम हो तो वहां पे लिक्वेशन प्रोसेस या स्वीटिंग को यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस को यूज करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस के स्लोपिंग हर्थ पे इम्प्योर मेटल ब्लॉक को रखते हैं और फिर वो ब्लॉक मेल्ट करता है। ऑब्वियसली उसके अंदर जो मेटल है वो मेल्ट करता है और वो मेल्ट करके फ्लो करके नीचे आता है और उसको रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं हुई, वो वहीं पे बनी रहती है। डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो बोला दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल। किसके लिए यूज किया जाता है? प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। जो इंप्योरिटीज है वो नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, मेटल जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए।
आप जब ऑर्गेनिक में बताते हैं सर ये, वो एक बार बताना तो साफ ऑर्गेनिक में क्या बताता हूँ? डिस्टिलेशन और फ्लेक्सी डिस्टिलेशन हाँ उसके बारे में बताया ऑर्गेनिक में तुम लोगों को कभी डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। तो बेसिक बात होती है कि एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, कई कई अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं। एक स्टीम डिस्टिलेशन भी होता है। ठीक है सर। कितने टाइप के डिस्टिलेशन है? चार चार। कौन कौन से? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन या जिसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, और स्टीम डिस्टिलेशन। कब कौन यूज होता है? बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होता है। कंपोनेंट्स मतलब जैसे दो लिक्विड का मिक्सचर है, दोनों लिक्विड की वोलेटिलिटी में, मतलब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे लार्ज डिफरेंस है। दोनों वोलेटाइल होंगे सर। हाँ वोलेटाइल है दोनों, लेकिन वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस है। एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तब तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, धड़ाधड़ वेपर बन करके वो अलग हो जाएगा। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रेजिड्यू के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो है सिंपल डिस्टिलेशन। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो तब यूज होता है जब कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी में कम डिफरेंस हो। अगर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम का डिफरेंस है, ठीक है, कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम डिफरेंस अगर बॉइलिंग पॉइंट में होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को रिपीटेड डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बार बार डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तब जाकर के प्योरिफिकेशन हो पाता है। फिर बात आती है वैक्यूम डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये कब यूज होता है भाई? बोलते हैं ये तब यूज होता है जब एक कंपोनेंट जिसको हम प्योरीफाई करना चाहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो कंपोनेंट अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगता है। अगर किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में उसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, तो अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लिसरॉल है, समझ में है कि नहीं? मतलब सर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंट्रा से तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ में है कि नहीं? बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आप बोल रहे हो बॉइलिंग पॉइंट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जो कंपोनेंट हम प्योरीफाई करना चाहते हैं जिसको, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो कंपोनेंट अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में है कि नहीं? ऐसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे उसको आर्टिफिशियली बॉयल कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर डिपेंडेंट होता है। तो अब क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर को कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है, तो वो अपने नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बल्कि उससे कम टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और क्योंकि कम टेम्परेचर पे बॉयल करता है इसलिए वो डिकम्पोज नहीं होता। आई बात समझ में? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब यूज किया जाता है? जब कोई कंपोनेंट अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है तो हम इसको यूज करते हैं। ये भी जेईई मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है इस पे, और क्वेश्चन भी कौन सा पूछा गया, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है।
वो पूछा गया। जैसे ग्लिसरॉल कैसे बनता है? सपोनिफिकेशन मेथड के थ्रू बनता है। सोप का जब सपोनिफिकेशन कराते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। वहां पे सोप बनता है, जैसे सोडियम ट्राइग्लिसराइड को कंसिडर किया, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहां पे ग्लिसरॉल बनता है और सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको सोप बोलते हैं। ये क्या था? तो वहां पे सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पाल्मिटेट बनता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म, मतलब मेन प्रोडक्ट तो वो होता है जिसको सोप बोलते हैं, और उसके साथ ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए उधर यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। और जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है वो कब यूज होता है? इमिसिबल लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स के प्योरिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। अब यही सब याद रखना पड़ेगा आपको। सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए? जब लार्ज डिफरेंस जब कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो। वैक्यूम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए? जब कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस हो या उससे कम, ठीक है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए? जब कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होने लगे। और स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए? इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई? तो बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। द प्योर मेटल वेपराइजेज एंड सेपरेटली कंडेंस्ड इन अ रिसीवर। पहले वो वेपराइज होता है, फिर उसको कंडेंस कर लेते हैं एक रिसीवर के अंदर। व्हाइल द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन द रिटॉर्ट। तो जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो रिटॉर्ट मतलब एक टाइप का फर्नेस, एक वेसल है जिसमें उसको डिस्टिल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिंक, कैडमियम, मर्करी आर प्योरिफाइड बाय दिस मेथड। ये वोलेटाइल मेटल्स है ना, जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनके प्योरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस हुआ है। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोले दिस प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इम्प्योर जिंक वेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज 920 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 920 डिग्री सेंटीग्रेड। कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ कैडमियम, बॉइलिंग पॉइंट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड आयरन लेड एलॉय, बॉइलिंग पॉइंट कितना? ग्रेटर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रेजेंट। सबसे पहले क्या किया? जो क्रूड जिंक है, इम्प्योर जिंक है, उसको टेम्परेचर ग्रेटर देन 767, तो ये 767, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 767 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्टिल करते, तो ऑब्वियसली ये कैडमियम जो है वो बॉयल करेगा, वेपराइज होगा। तो कैडमियम हमें मिला कहां पे? डिस्टिलेट के फॉर्म में, और बाकी रेजिड्यू, ठीक। फिर इस रेजिड्यू को टेम्परेचर ग्रेटर देन 920 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? जिंक का। अब जिंक आपको डिस्टिलेट के फॉर्म में मिल जाएगा, और रेजिड्यू में क्या होगा? आयरन लेड एलॉय। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे इम्प्योर जिंक था, इम्प्योर जिंक के अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में कैडमियम था, आयरन लेड एलॉय था, ठीक है। अब इनको हमें अलग करना है, तो इसमें कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट 767 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले हम इसको डिस्टिल करेंगे
767 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर पे, तो वहां पे क्या होगा, जो कैडमियम है वो डिस्टिल हो जाएगा। रेजिड्यू जो मिला, उस रेजिड्यू को आप जिंक के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास के टेम्परेचर पे डिस्टिल करेंगे, तो उससे जिंक डिस्टिलेट के फॉर्म में मिलेगा और रेजिड्यू में ये आयरन लेड एलॉय प्रेजेंट हो गया। क्लियर? Yes, sir. तो आपने रिफाइनिंग में क्या क्या देख लिया? लिक्वेशन और स्वीटिंग, और फिर डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होता है? बोला दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी, ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी विच आर नॉर्मली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड प्योरिटी का सेमीकंडक्टर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी का मेटल जो है ना, वो जोन रिफाइनिंग के थ्रू मिलता है। तो ये समझ लेना, ये भी पूछा गया है कॉन्ट्रेक्ट एग्जाम में। हाईएस्ट प्योरिटी मेटल की कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से रिफाइनिंग मेथड के थ्रू मिलती है? तो जोन रिफाइनिंग। बोले दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी विच आर नॉर्मली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एटसेट्रा। ठीक है, इनको प्योरीफाई करने के लिए जोन रिफाइनिंग को यूज किया जाता है। बोले दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा प्योरिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा प्योरिफिकेशन बोलते हैं, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इंप्योरिटी लेवल डिक्रीजिंग टू पीपीएम लेवल। यहां पे जो इंप्योरिटी लेवल है ना, वो किस लेवल पे आ जाता है? पीपीएम लेवल पे आ जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट, अब किस फैक्ट के बेसिस पे हम इस मेथड को परफॉर्म करते हैं? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट impurities are more soluble in molten metal than in solid metal। जो impurity है वो molten metal यानी कि मेल्ट में ज्यादा soluble, solid metal में कम soluble, इसी पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक impure metal rod लेते हैं, एक impure metal rod लेते हैं। जो इम्प्योर मेटल रॉड है उसको हम वर्टिकली भी रख सकते हैं, उसकी पोजीशन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वैसे वर्टिकल पोजीशन जो है वो प्रिफर्ड है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, एक सर्कुलर हीटर होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर आप बोल सकते हो, वो सर्कुलर है, वो मूवेबल। तो क्या करते हैं, जैसे रॉड को वर्टिकली हमने रखा है, तो हीटर को पहले टॉप में रखते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, उस हीटर को धीरे 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 करके ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। जहां पे हीटर होगा वहां का जो पार्ट है वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल है, सॉलिड मेटल में कम सॉल्युबल है। तो पहले हीटर का था ऊपर, ठीक, वहां से वो मेल्ट होना शुरू हुआ, उसको हीटर को नीचे ला रहे हैं, मेल्ट भी नीचे आ रहा है, साथ में जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट में डिसॉल्व होकर के नीचे आ रही है, और ऊपर वो रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है, रीसॉलिडिफाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करके वो हीटर को हम बॉटम मोस्ट पोजीशन पे लाते हैं, साथ में इम्प्योरिटी भी आ गई, अब नीचे से उसको कट कर दिया, फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते, हीटर को फिर ऊपर ले गए, ऐसा नहीं कि ऑन करके ऑफ करके, ऑन करके ले जाओगे तो इम्प्योरिटी लेकर के ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ? उसको ऑफ करके हीटर को फिर ऊपर ले गए और फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करके फिर नीचे वाले पार्ट को कट कर। इस तरीके से इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने पे अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है। ठीक है,
तो बोले कि अ सर्कुलर हीटर इज फिटेड इन सराउंडिंग ऑफ अ रॉड ऑफ impure metal and is slowly moved down the rod and slowly move down the rod नहीं, slowly move down over the rod. ठीक है, ये होना चाहिए. ठीक है, फिर आगे बोला एट द हीटेड जोन रॉड मेल्ट्स एज द हीटर at the heater passes as the heater passes the metal crystallizes. हीटर जब वहां से पास कर जाता है तो वहां का मेटल क्रिस्टलाइज हो जाता है. मेटल क्रिस्टलाइजेस while impurity pass into the adjacent molten zone. जो impurity है वो adjacent molten zone में चली जाती है, मतलब मेल्ट के साथ मूव करती. In this way the impurity is swept over one end of the rod which is finally discarded. ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया, कट करके अलग कर दिया. This process is repeated several times to obtain ultra pure metal. समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. किसके लिए यूज किया जाता है? उन मेटल्स के लिए जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज किए. हाँ, मेटल सेमी मेटल्स. ठीक है. फिजिकल रिफाइनिंग में लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी. तो बोले दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन of the various components present in a mixture on a suitable adsorbent. अब ये टर्म तो आपके लिए नया नहीं है. तो this method is based on the differential adsorption of the various components present in a mixture on a suitable adsorbent. Various chromatographic techniques used are column chromatography, thin layer chromatography, gas liquid chromatography, ion exchange chromatography, paper chromatography. ये अलग अलग टाइप के हैं, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है. तो मैं तो ये तो हो गया फिजिकल रिफाइनिंग. इसके बाद फिर केमिकल रिफाइनिंग आता है. तो केमिकल रिफाइनिंग में जैसे देखो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग है, पोलिंग प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट नेम है. पोलिंग प्रोसेस है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है. कौन 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 नहीं, टर्म आया हुआ है. हाँ, टर्म आया हुआ है, ये आपको वैसे भी जानना चाहिए. जब आगे मेटलर्जी पढ़ते हैं एक एक मेटल की, तो उसमें आते हैं. जैसे आपने पडलिंग टर्म सुना है? पडलिंग नहीं सुना? फिर तो बात करना ठीक नहीं है. क्यूपिलेशन सुना है? नहीं सुना? चलो फिर सुन लोगे. तो ये सब केमिकल रिफाइनिंग में आते हैं. तो इसमें ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल रिफाइनिंग में वेपर फेज रिफाइनिंग, और फिजिकल रिफाइनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग में दो नेम आते हैं. एक मोन्स प्रोसेस होता है और एक होता है वैन आर्केल मेथड. मोन्स प्रोसेस एंड वैन आर्केल मेथड. तो कोई नहीं, अब इसको कल की क्लास में देखेंगे. अच्छा, कल ये फिनिश हो जाएगा, रिफाइनिंग फिनिश हो जाएगा, मतलब प्रोसेसेस का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर मेटल्स की मेटलर्जी, जिसमें फ्लो चार्ट, मतलब फास्ट मैनर में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमें क्या पढ़ना है? एक मेटल कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके लिए कौन सा कंसंट्रेशन मेथड यूज हुआ, उसके बाद रोस्टिंग यूज हुई या कैल्साइनेशन यूज हुआ,
उसके बाद कौन सा रिडक्शन मेथड यूज हुआ, उसके बाद कौन सा रिफाइनिंग मेथड यूज हुआ, बस ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो अब ये डिस्कशन जो है मेटलर्जी में आता है। तो आपको बुकलेट्स मिली है क्या मेटलर्जी की? सब पीडीएफ नहीं मिला है? तो मैं पीडीएफ को आज ही जो है मतलब वो ग्रुप में ऐड कराता हूँ। ठीक है, तो कल उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। सर मुझे अलग से भेजना है।